हेलो स्टूडेंट्स, आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री में इस समय जियोडेसिक्स पढ़ाया जा रहा है, ये चैप्टर है ना। तो इसमें एक हमने आपको इसके लास्ट लेक्चर में बताया था नेचर ऑफ जियोडेसिक्स ऑन स्फेयर। स्फेयर पर जियोडेसिक का नेचर क्या होता है। तो आपने देखा था कि वो ग्रेट सर्किल आया था नेचर उसका। आज आपको पढ़ना है कि नेचर ऑफ जियोडेसिक्स ऑन ए सिलेंडर। सिलेंडर पर अगर जियोडेसिक पड़ता है, कोई कर्व है, वो कर्व जियोडेसिक है, तो वो कर्व क्या होगा, उसका नेचर आपको समझना है ना। तो ये एक्सप्लेनेशन है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन करना है। तो हमने लिख दिया है कि आपका टाइम ना बर्बाद हो, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दें है क्या, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमारे हाथ में मान लीजिए कोई सिलेंडर है। ये मान लीजिए हमने एक सिलेंडर ले रखा है ना, एक सिलेंडर हो गया, और इस पर एक कर्व है, वो कर्व को हम जियोडेसिक कहते हैं। ये थ्योरम दो बार प्रूव की जाएगी, एक बार सीधी एक बार उल्टी, यानी कन्वर्स भी इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आप सीधा समझिए, है ना। तो मान लीजिए ये कोई सिलेंडर है, ऐसे सिलेंडर मान लीजिए, और ये सिलेंडर पर यहाँ पर ठीक एक सिलेंडर है, और सिलेंडर पर कोई कर्व समझिए ये पड़ रहा है, एक कोई कर्व लाइज है ना, एक कर्व लाइज ऑन सिलेंडर हो गया। तो जो कर्व जो पड़ेगा वो जियोडेसिक है, पहले आप बोल दीजिए कि ये कर्व है ना, ये जियोडेसिक। तो एक मान लीजिए कर्व का नाम हमने सी रख दिया, तो सी इज ए कर्व विच इज जियोडेसिक एंड लाइज ऑन ए सिलेंडर। ठीक है, सरफेस ऑफ सिलेंडर हो गया। अब हम कर्व पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए हमने कोई पॉइंट यहाँ पर पी ले लिया, तो पी पर हम जो है एक यूनिट वो ले लेंगे प्रिंसिपल नॉर्मल। तो प्रिंसिपल नॉर्मल क्या ले लेंगे, एन कैप, है ना। तो ये एन कैप हमारा जो है प्रिंसिपल नॉर्मल हो गया। तो समझिए ये एक जो है सिलेंडर है, ऐसा समझ लीजिए आप, जैसे हमने ले रखा है, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस पर समझिए कोई एक कर्व जो है वो पड़ रहा है, ऐसे समझ लीजिए। अब इसका फिगर तो यहाँ बन नहीं सकता, 3D है। इसमें एक पॉइंट हमने ले लिया P, ये P पॉइंट हमने ले लिया। अब इस पर एक जो है प्रिंसिपल नॉर्मल है, वो प्रिंसिपल नॉर्मल हो गया एन कैप पॉइंट P पर। ठीक है, ये किस पर है, ऑन द कर्व, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल नॉर्मल स्मॉल एन कैप एट P है ना, ऑन द कर्व। और फिर सिलेंडर के भी तो सरफेस होगा, सिलेंडर का सरफेस जिस पर कर्व पड़ रहा है, उसी पॉइंट पर हमने एक जो है यूनिट नॉर्मल लिया, वो है हमारा कैपिटल एन कैप। कैपिटल एन कैप क्या है, इज द यूनिट नॉर्मल एट ए पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर। ये दो चीज़ हो गई। अब अगर ये कर्व जो कर्व हमने लाई किया है, हमने कहा ये जियोडेसिक है, तो जियोडेसिक की एक नॉर्मल प्रॉपर्टी हमने आपको बताया था कि नॉर्मल प्रॉपर्टी में आपका एन कैप और कैपिटल एन कैप दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये हमने आपको बता दिया है ना, अच्छे से पहले समझ लीजिए, तो जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो अभी तक हमने क्या बताया कि एक हमारे हाथ में सिलेंडर है, इसके ऊपर एक कर्व पड़ रहा है जो कि जियोडेसिक है, पहले से लेट सी भी है जियोडेसिक है ना, कर्व lies on the surface of cylinder and at point P this is principal normal on the curve। और फिर एक हम ले रहे हैं यूनिट नॉर्मल, ठीक है, ऑन एट P टू द सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे दो नॉर्मल हैं, एक प्रिंसिपल नॉर्मल कर्व के पॉइंट P पर, और कर्व चूँकि सरफेस पे ही पड़ रहा है, तो वो पॉइंट P कर्व पर भी है और सरफेस पर भी है। तो एक प्रिंसिपल नॉर्मल हमने लिया कर्व पर जो है स्मॉल एन कैप, और एक हमने कैपिटल एन कैप लिया है जो है यूनिट नॉर्मल ऑन द सरफेस एट P। दोनों P पे हो गए। तो देखिए दोनों P पर स्मॉल एन कैप और कैपिटल एन कैप, ये दोनों हो गए। तो अगर ये जियोडेसिक है, तो जियोडेसिक की नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है कि एन कैप इज इक्वल टू कैपिटल एन कैप, ये बन जाता है। ठीक है, इतनी बात आपके सामने आ गई है। अब जरा ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर एक वेक्टर लेते हैं ए बार, वेक्टर ए बार ले लिया। अब बताइए जो वेक्टर ए बार है वो जनरेटर के क्या है, पैरेलल है। ये क्या है, आपका जनरेटर है, ये सिलेंडर का जनरेटर हो गया। तो सिलेंडर का जनरेटर हो गया ये, और सिलेंडर के जनरेटर के पैरेलल हमने क्या ले लिया, एक वेक्टर ए बार ले लिया, इसके समांतर है ना, एक वेक्टर ए बार ले लिया। तो आप बताएं ये जो स्मॉल एन कैप है, तो इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, तो अगर ये जनरेटर पर लाके गिराते हैं तो जनरेटर के ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि जनरेटर ऐसे जा रहा है और ये जो है ये एन कैप परपेंडिकुलर है। तो एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द जनरेटर एंड आल्सो टू ए बार। तो ए बार एक वेक्टर है जो जनरेटर के पैरेलल है, तो एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए बार।
एन कैपिटल एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए बार, ये दोनों जो है ए बार के परपेंडिकुलर होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर हैं, है ना, तो इस कंडीशन में जब दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे कि एन कैप परपेंडिकुलर टू ए बार इम्प्लाइज दैट एन कैप डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, फिर कैपिटल एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए बार इम्प्लाइज दैट कैपिटल एन कैप डॉट ए बार इज इक्वल टू 0, यानी एन कैप जो है वो ए कैप ए बार के भी परपेंडिकुलर है, कैपिटल एन कैप भी ए बार के परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों ही उसके क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि जो कर्व है ना, जो कर्व आपका पड़ रहा है वो कर्व कोई और नहीं है बल्कि हेलिक्स है। ये हेलिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर जो नॉर्मल लिए गए हैं, प्रिंसिपल नॉर्मल और यूनिट नॉर्मल, तो यूनिट सरफेस नॉर्मल, ये दोनों ही आपके उस सिलेंडर के जनरेटर के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, है ना। तब वो जो कर्व जो आपने किया था, जो जिस कर्व को आपने जियोडेसिक कहा है, वो जियोडेसिक एक प्रॉपर्टी हेलिक्स की फॉर्म करती है, इसलिए इस कर्व को हम क्या बोलेंगे, हेलिक्स बोलेंगे। यानी द कर्व लाइज ऑन द सिलेंडर इज ए हेलिक्स। इतना आपको हमने पहले से एक ग्राउंड बना दिया। अब आप इसको हम पढ़ के आपको दिखाते हैं और ये जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिए, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप पहले समझ लीजिए फिर अपने हिसाब एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड बना के बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। आप देखिए कैसे चलते हैं। सिलेंडर लिए रहे, हाँ देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, नेचर ऑफ जियोडेसिक्स ऑन ए सिलेंडर। सिलेंडर पर जियोडेसिक्स का नेचर क्या होगा। ध्यान रखना, जियोडेसिक्स के नेचर में उसका प्रिंसिपल नॉर्मल और यूनिट नॉर्मल ये दोनों बराबर होते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। तो ये क्योंकि ये कहलाती है नॉर्मल प्रॉपर्टी। अब चलिए शुरू करते हैं। लेट सी बी ए जियोडेसिक कर्व ऑन ए सिलेंडर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिलेंडर है और सी एक जियोडेसिक कर्व है ऑन द सिलेंडर, इस पर लपेटा गया है, रैप्ड ऑन सिलेंडर, जैसे लाइट, या कि ये लाइज ऑन सिलेंडर। अब सुनिए, लेट स्मॉल एन कैप बी द प्रिंसिपल नॉर्मल टू सी। तो देखिए यहाँ पे जो आपने कर्व इस पर गिराया है या कर्व खींचा है, वो कर्व के किसी पॉइंट पी पर ये क्या है, ये प्रिंसिपल नॉर्मल है एन कैप। तो दिस इज एट पॉइंट पी, ये प्रिंसिपल नॉर्मल है, एंड कैपिटल एन कैप बी द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ध्यान दीजिए, जो ये कैपिटल एन कैप है वो सिलेंडर के सरफेस का है, लेकिन पॉइंट कौन सा है, पी ही है। तो देखिए दो नॉर्मल हो गए, प्रिंसिपल नॉर्मल एट द पॉइंट पी ऑफ द कर्व, और कैपिटल एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल एट पॉइंट पी ऑफ द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। दो हो गए। अब ध्यान दीजिए, देन बाय नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ जियोडेसिक। जियोडेसिक की नॉर्मल प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ये दोनों नॉर्मल आपस में इक्वल होंगे, है ना, ये कहलाती है नॉर्मल प्रॉपर्टी। अब चलिए, अब जो दो नॉर्मल आपके सामने आए हैं, ये हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर का जो जनरेटर होता है उस जनरेटर के पैरेलल एक वेक्टर ले लेंगे। समझिए ये वेक्टर ए बार है जो पैरेलल टू जनरेटर है। अब ये दोनों जो नॉर्मल वहाँ पे गए थे, वो नॉर्मल यहाँ इस जनरेटर के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, वही आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लेट ए बार बी ए वेक्टर पैरेलल टू द जनरेटर्स ऑफ द सिलेंडर। यानी ए बार एक ऐसा वेक्टर है जो उसके जनरेटर्स के पैरेलल है। तो देन एन डॉट ए इज इक्वल टू 0, ये हमने आपको ज्योमेट्रिकली दिखा दिया, क्योंकि एन ये है, एन स्मॉल एन कैप ये है और जनरेटर ये है, तो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और जब परपेंडिकुलर होता है डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो जब कैपिटल एन कैप डॉट ए 0 हो जाएगा तो कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन भी तो है, तो स्मॉल एन डॉट ए 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन हुआ कि दस द प्रिंसिपल नॉर्मल एट एवरी पॉइंट ऑफ सी इज परपेंडिकुलर टू द जनरेटर्स ऑफ द सिलेंडर। यानी कि जो प्रिंसिपल नॉर्मल है वो कर्व के एवरी पॉइंट पर परपेंडिकुलर है टू द जनरेटर ऑफ द सिलेंडर। दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर हेलिक्स। ये प्रॉपर्टी हेलिक्स की भी होती है। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, ऑफ द सिलेंडर, हैंस सी इज ए हेलिक्स। तो जो कर्व था सिलेंडर पर, जो लाई आपने कराया था, वो कोई और दूसरा कर्व नहीं बल्कि हेलिक्स है। यानी कि जियोडेसिक का नेचर क्या हो गया, हेलिक्स। तो नेचर ऑफ जियोडेसिक्स ऑन द सिलेंडर, तो जियोडेसिक्स इज ए हेलिक्स, ठीक है, इफ लाइज ऑन द सिलेंडर। ठीक है, तो इतना आप पहले कॉपी कर लीजिए, फिर इसका कन्वर्सली हम लेके चलेंगे। तो कन्वर्सली में आपको पहले बता दें, कन्वर्सली में क्या करेंगे, हम सबसे पहले सी को हेलिक्स ले लेंगे
और जब सी को हेलिक्स ले लेंगे तो जो जियोडेसिक्स, तो वो जो कर्व होगा वो क्या हो जाएगा, जियोडेसिक्स हो जाएगा। तो जब हेलिक्स हो जाएगा तो खुद ही समझ लीजिए हेलिक्स पर एन डॉट ए दोनों जीरो होंगे। इसका मतलब हुआ कि प्रिंसिपल नॉर्मल एंड यूनिट नॉर्मल ऑन द सरफेस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ए बार। एंड व्हाट इज ए बार? ए बार इज अ वेक्टर पैरेलल टू जनरेटर। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंड दिस इज द नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ जियोडेसिक। तो जो हेलिक्स आपने लिया था तो हेलिक्स ने इस कंडीशन के द्वारा n इज इक्वल टू एन दे दिया, ठीक। और जब n इज इक्वल टू एन ये दोनों दे दिया तो दिस इज द नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ जियोडेसिक। तो हेलिक्स क्या हो जाएगी, हेलिक्स हो जाएगी जियोडेसिक, है ना। ये कन्वर्स प्रूव हो जाएगा। तो इसको पहले कॉपी कर लीजिए, फिर उसका एक्सप्लेनेशन हम लिख देते हैं, वो भी क्लियर कर देते हैं, फिर इसको आप तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अक्सर पूछा जाता है कि द फाइंड द नेचर ऑफ जियोडेसिक ऑन द सिलेंडर। ठीक है, कॉपी करिए। अब देखिए उसी थ्योरम का ये कन्वर्स पार्ट है ना। तो इसमें हमने उसमें क्या प्रूव किया था कि कर्व अगर जियोडेसिक है तो हेलिक्स होगा। इसमें क्या लेके चलेंगे कि कर्व यदि हेलिक्स है तो जियोडेसिक होगा। तो देखिए कैसे करते हैं, इफ़, देखिए यहाँ पे लिखा गया कन्वर्सली, इफ़ द कर्व सी इज ए हेलिक्स। अब यहाँ पे कन्वर्स ले लिया गया कि कर्व जो वो हेलिक्स है ऑन द सिलेंडर, सिलेंडर पर वो हेलिक्स है ना, ध्यान रखना, सिलेंडर पर पड़ रहा है। देन ईच पॉइंट ऑफ सी के प्रत्येक बिंदु पर द प्रिंसिपल नॉर्मल टू सी। तो प्रिंसिपल नॉर्मल यहाँ पे कौन होगा, आप चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट में स्मॉल एन कैप लिख सकते हैं, टू सी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल एन कैप टू सी इज परपेंडिकुलर टू द जनरेटर्स ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, जैसे आप ये समझ लीजिए कि ये सिलेंडर आपने बनाया, एक सपोजिंग फिगर है समझाने के लिए आपको, ये सिलेंडर है और इस पर ये क्या है, ये हेलिक्स है, ऐसा ये कोई कर्व है, हेलिक्स है। तो ये प्रिंसिपल नॉर्मल आपने क्या लिखा, प्रिंसिपल नॉर्मल टू सी इज परपेंडिकुलर टू द जनरेटर्स ऑफ द सिलेंडर। तो जनरेटर्स, ये जनरेटर हो गई, ये सब जनरेटर ही तो है, ये जनरेटर हो गई। तो जनरेटर के ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो एन कैप इज परपेंडिकुलर टू जनरेटर, ये इसका जनरेटर है, ये एक्सिस मान लीजिए, ठीक है, जनरेटर के परपेंडिकुलर है, ये दिखा दिया आपने। ठीक है, ऑफ द सिलेंडर बाय नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ हेलिक्स। तो ये हेलिक्स की नॉर्मल प्रॉपर्टी है कि अगर सिलेंडर पर कोई हेलिक्स है तो उसके किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पी पर अगर हम प्रिंसिपल नॉर्मल लेते हैं तो उसके जनरेटर के क्या होगा, सिलेंडर के जनरेटर के परपेंडिकुलर होगा। ये दिस इज नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ हेलिक्स। तो आप कह सकते हैं कि जब अगर ये जो है जनरेटर ए बार के जनरेटर के पैरेलल ए बार वेक्टर है, या ए बार ही यही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो एन और डॉट ए क्या हो जाएगा, जीरो। एन डॉट ए क्योंकि लंबवत है, परपेंडिकुलर, इसलिए जीरो हो जाएगा। और आप जानते हैं प्रिंसिपल नॉर्मल और टेंजेंट वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तीन वेक्टर होते हैं ना। ये आपका टी कैप है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, ये प्रिंसिपल नॉर्मल है एन कैप, ये आपका बाई नॉर्मल है स्मॉल बी कैप। तो इस समय एन और टी दोनों क्या होंगे, परस्पर परपेंडिकुलर होंगे, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, इसलिए इनका भी डॉट प्रोडक्ट जीरो ले लिया गया है, जीरो हो जाएगा। तो 1 और 2 में आप ज़रा ध्यान दीजिए कि n इस समय जो n है वो n कैप प्रिंसिपल नॉर्मल, वो a कैप के, जैसे ऐसे देखिए प्रिंसिपल नॉर्मल आपका n का a कैप के या a बार के परपेंडिकुलर है। ये वेक्टर हमारे हाथ में स्मॉल n कैप है, प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर में आइए। तो इस समय ये वेक्टर ए बार के परपेंडिकुलर, तो समझो ये जो है ए बार इसके परपेंडिकुलर है, और यही एन कैप यहाँ पर टी कैप के परपेंडिकुलर है। तो ये बताइए ये वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अगर हम ए क्रॉस टी ले लें तो ए क्रॉस टी जो वेक्टर होगा, ए क्रॉस टी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो वो एन कैप के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। वेक्टर पढ़े ना, तो ध्यान दीजिए ये फ्रॉम 1 and 2 एन कैप इज पैरेलल टू ए क्रॉस टी बिकॉज n cap is perpendicular to both a bar and t cap, so it will be parallel to a cross t। अब a cross t के पैरेलल हो गया। अब ध्यान दीजिए since t cap lies on the tangent plane, भाई t cap होगा वो टेंजेंट वेक्टर है तो टेंजेंट प्लेन पे ही पड़ेगा, तो t cap lies on the tangent plane and a bar is parallel to tangent plane। तो ये मान लीजिए ये टेंजेंट प्लेन हो गई, ठीक है, ये टेंजेंट प्लेन हो गई ऐसे, और ए बार जनरेटर के पैरेलल है तो वो टेंजेंट प्लेन के पैरेलल तो होगा ही। इसका मतलब हो गया कि ए बार इज पैरेलल टू टेंजेंट प्लेन।
देयरफॉर ए क्रॉस टी जो वेक्टर आया है वो क्या हो जाएगा, इज नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन। तो जो ए क्रॉस टी होगा वो इन दोनों के क्या टेंजेंट प्लेन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ए क्यों, क्योंकि ए क्रॉस टी वेक्टर एन कैप के क्या है, एन कैप के पैरेलल है। ये देखिए ए क्रॉस टी पैरेलल टू एन कैप, देन ए क्रॉस टी इज नॉर्मल टू टेंजेंट प्लेन। तो आप नॉर्मल कह सकते हैं, तो इज नॉर्मल टू टेंजेंट प्लेन हो गया। दैट इज ए क्रॉस टी इज पैरेलल टू कैपिटल एन कैप, और कैपिटल एन कैप क्या है, यूनिट सरफेस नॉर्मल। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है यूनिट सरफेस नॉर्मल के पैरेलल हो जाएगा। ध्यान देते चलिए, ए क्रॉस टी पहले किसके पैरेलल था, एन कैप के। अब ए क्रॉस टी चूँकि नॉर्मल है टू द टेंजेंट प्लेन, देखो ए क्रॉस टी पैरेलल टू एन कैप। तो आप जरा ध्यान दीजिए, कैपिटल एन कैप और स्मॉल एन कैप दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो देखिए क्या लिख दिया आपने कि कॉन्सिक्वेंटली एन कैप इज पैरेलल टू एन कैप, स्मॉल एन कैप दैट इज प्रिंसिपल नॉर्मल इज पैरेलल टू कैपिटल एन कैप। और बताएं ये जो आ गया है आपके सामने, ये इससे क्या हो गया कि एन कैप दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि दोनों ये पैरेलल हैं। और दोनों का अगर मैग्नीट्यूड देखें तो दोनों ही यूनिट हैं, दोनों यूनिट हैं, इनकी मैग्नीट्यूड 1 होगी। तो यूनिट में यानी कि मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में इक्वल सेम है, इसका मतलब हो गया ये इक्वल वेक्टर हैं। तो इसका मतलब हो गया एन कैप इज इक्वल टू एन कैप, यानी यूनिट सरफेस नॉर्मल एंड प्रिंसिपल नॉर्मल इक्वल है। और आप जानते हैं ये कंडीशन किसकी है, दिस इज द नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ जियोडेसिक। तो हमने लिख दिया विच इज द नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ जियोडेसिक। इसका मतलब हो गया कि जो कर्व सी जो हेलिक्स था, वो हेलिक्स जो आपने उस पर सिलेंडर पर जो लिया था वो क्या हो जाएगा, जियोडेसिक कर्व। तो द सी इज ए जियोडेसिक कर्व ऑन द सिलेंडर। तो सिलेंडर पर जो कर्व पड़ेगा वो जो सिलेंडर पे जो आपने हेलिक्स जो लिया था वो कर्व कोई और नहीं बल्कि क्या है, जियोडेसिक है ना। तो इसका मतलब ये पहले सीधा हमने बताया कि अगर कर्व जियोडेसिक है सिलेंडर पर, है ना, इफ ए कर्व ऑन द सिलेंडर इज जियोडेसिक देन इट इज हेलिक्स। इसका उल्टा बोलिए, इफ द कर्व ऑन द सिलेंडर इज हेलिक्स देन इट विल बी जियोडेसिक, है ना। तो फाइनली आपने क्या कंक्लूड किया कि फाइनली वी कंक्लूड दैट ए कर्व ऑन सिलेंडर इज ए जियोडेसिक इफ एंड ओनली इफ इट इज ए हेलिक्स, यानी ये जो है एक हेलिक्स होगा। तो आप इसको जो है एक लाइन और लिख देते हैं, फिर ये थ्योरम आपकी जो है वो एंड हो जाती है। तो थोड़ा सा आप एक लाइन बढ़ा दीजिए, ठीक है। एक सपोजिंग फिगर हमने दिया है आपको कि जिससे आपको समझ में आए, और ये जो हमने ऐसे लाइन खींच दी थी ये आपका हो जाएगा टेंजेंट प्लेन, समझ लीजिए इसको, क्योंकि 3D फिगर है, इसको बोर्ड पर नहीं बनाया जा सकता ना, ये टेंजेंट प्लेन है, ठीक है। इसको आप समझिएगा। और यही जनरेटर भी इसको दिखा दीजिए। तो ये थ्योरम पूरी एक्सप्लेन करना था, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। तो इसको अच्छे से समझ के, है ना, फिगर से कैसे भी और इसको तैयार करिए। आप चाहें तो लाइन लिख दीजिए लास्ट में, फाइनली we conclude that if a curve on a cylinder is geodesic if and only if it is a helix, ठीक है। ये हमने लिख दिया कि here we conclude that if a curve on a cylinder is geodesic, अगर ये geodesic है, if and only if, ठीक है, दोनों it is a helix। इसका मतलब हो गया कि अगर कर्व सिलेंडर पर जियोडेसिक है तो हेलिक्स होगा, और अगर कर्व हेलिक्स है सिलेंडर पर तो जियोडेसिक होगा। तो ये थ्योरम अगर आती है पेपर में तो आप इसको पूरा लिखिएगा, आधा नहीं लिखना, है ना, कन्वर्स पार्ट भी देना जरूरी है, ठीक है। तो ये थ्योरम हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें कोई डेरिवेशन था नहीं, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो बहुत समय लग जाता। एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया है, आप भी थोड़ा सा इसको 2-3 बार समझ के अच्छे से लिख के तैयार करेंगे, अच्छा, ठीक है। और फिगर हमने इसलिए बना दिया कि थोड़ा दिमाग में बने, है ना, और कोई फिगर बनाने की ज़रूरत इसमें पेपर में आपके एग्जाम में नहीं है,
ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और भी कुछ बताते हैं, तब तक आप जो है ये पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।